यूट्यूब नगर वासियों, स्वागत है आपका अमेजिंग सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको हाई स्कूल 2023 हिंदी के क्वेश्चन पेपर को, जिसका कोड डीसी है, पूरा पूरा सॉल्व कराएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? तो बच्चा बच्चा जानता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी सही है। दूसरा प्रश्न है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी प्रेमचंद सही रहेगा। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि वो भारतेंदु युग से है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन जी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, जिनका मशहूर शेर है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहां। तो ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन सही है। अगला प्रश्न है, रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि है भूषण। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचनाकार है? ऑप्शन बी केशव दास सही रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि वो भारतेंदु युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, हास रस का स्थायी भाव हास है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार के प्रायः प्रयुक्त होते हैं? ठीक है, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुद्बुद दे रहा। वो प्रयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। इसके विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं हैं, इसलिए ऑप्शन डी सोरठा सही है। अगला प्रश्न है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? तो ऑप्शन बी ऊपर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है? ऑप्शन सी त्वई सही रहेगा। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी में कौन सा समास है? तीन नदियों का समाहार, यानी कि द्विगु। इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है? कालिंदी, क्योंकि वो जमुना का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वो कहलाती है विधेय। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होने पर वाच्य होता है? तो जैसा कि क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, ऑप्शन सी कर्मवाच्य सही है। अगला प्रश्न है, आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु हैं, रेखांकित पद परिचय है। अभिमन्यु उस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर अनेक अभिमन्यु, किसी विशेष अभिमन्यु की बात नहीं बात हो रही है, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन कर्म कारक, यानी ऑप्शन बी सही रहेगा। यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं और वर्णनात्मक प्रश्न शुरू होते हैं। खंड बा का पहला प्रश्न है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार सहायता देंगे। हमें इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है? पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। चलो इसका उत्तर लिख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ, ठीक है, फिर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मित्रता शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, ठीक है, यहां तक रेखांकित है। चलो अब इसका व्याख्या कर लेते हैं। हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। विश्वास पात्र मित्र हमारा सच्चा रक्षक होता है। ऐसा मित्र मिलना खजाना मिलने के समान है। विश्वास पात्र मित्र को हम जीवन रक्षक संजीवनी औषधि का नाम दे सकते हैं। औषधि शरीर के दोषों को दूर करती है और उत्तम मित्र
मानसिक दोषों और बुराइयों को दूर करता है तथा हमें मानसिक व्याधियों से सर्वथा विमुक्त बनाता है। फिर अगला प्रश्न है, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है? लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषध से की है, क्योंकि औषध शरीर के दोषों को दूर करती है और उत्तम मित्र मानसिक दोषों और बुराइयों को दूर करता है। चलो अथवा करके दूसरा गद्यांश से पढ़ लेते हैं। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। वहां उन सब में एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर है, जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा और क्यों। चलो इन प्रश्नों के उत्तर लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। लिख लेते हैं, संदर्भ हेडिंग डालेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फिर प्रश्न पूछा गया है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पहले हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। गद्यांश का रेखांकित अंश है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। चलो इसका उत्तर कर लेते हैं। हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश में लेखक कहता है कि संस्कृति और सामूहिक चेतना का हमारे देश भारत के लिए वही महत्व है जितना महत्व शरीर में प्राण का है। फिर अगला प्रश्न है, जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा और क्यों। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जनसाधारण का हृदय अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से आंदोलित हो उठा क्योंकि वह शताब्दियों से इनसे प्रभावित और प्रेरित था। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला पद्यांश है, ऊधो मन्ना भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई कैसो बिनु, ज्यूं देहि बिनु शीस, आशा लाग रहित तन श्वासा, जी वहीं कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इंद्री शिथिल भई कैसो बिनु, ज्यूं देहि बिनु शीस, उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। चलो इनका उत्तर लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। हेडिंग डालेंगे संदर्भ, फिर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में सूरदास द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ से पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश है, ऊधो मन्ना भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। चलो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही हृदय था, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासना हम किस मन से करें। ठीक है, हम कुछ इस तरह से व्याख्या कर लेंगे। अगला प्रश्न है, इंद्री शिथिल भई कैसो बिनु, ज्यूं देहि बिनु शीस, उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए, नाम लिखिए। उपर्युक्त पंक्तियों में अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अथवा लगाकर अगला पद्यांश है, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिम्मे तम्मे जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ठीक है, इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है, विषुवत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है, उपर्युक्त पद्यांश के आधार पर लिखिए। फिर पूछा गया है, रेखांकित अंश अनुराग अलौकिक तथा हिम्मे तम्मे कौन सा अलंकार है। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। हेडिंग डालेंगे संदर्भ, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी के काव्यखंड में श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वप्न से स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है? उपर्युक्त पद्यांश के आधार पर लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश में कवि कहता है, विषुवत रेखा का वासी गर्मी के कारण हाफ हाफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश अनुराग, अलौकिक तथा हिम्मे तम्मे कौन सा अलंकार है? रेखांकित अंश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, गद्यांश है, वाराणसी स्विख्याता प्राचीना नगरी एवं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता अस्या घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्या देशेभ्या नित्यम अत्र आयान्ति अस्या घट्टानाम च शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत परिचायिका खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने वाराणसी नगरी की सुंदरता का वर्णन किया है। चलो अब एक एक लाइन पढ़ते हुए उसका अनुवाद कर लेते हैं। पहली लाइन है, वाराणसी स्विख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। ठीक है, यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। फिर है, अस्याः घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत सुंदर प्रतीत होती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ प्रतिदिन आते हैं। अस्याः घट्टानाम च शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। संस्कृत का अगला गद्यांश है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजः मानव जीवनम संस्कर्तुम महांतम प्रयत्नम अकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च आदर्शयन् तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत परिचायिका खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें लेखक ने भारतीय संस्कृति का परिचय देने से पूर्व संस्कृति का अर्थ बतलाया है। चलो एक एक लाइन पढ़ते हुए इसका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। पहली लाइन है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन का संस्कार करना ही संस्कृति कहलाता है। अस्माकं पूर्वजः मानव जीवनम संस्कर्तुम महांतम प्रयत्नम अकुर्वन्। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन का संस्कार करने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च आदर्शयन् तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचारों विचारों का प्रदर्शन किया वही सब हमारी संस्कृति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला पद्यांश है, पहला श्लोक है, अपदो दूरगामी च साक्षरो न चा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चयो जानाति सा पंडिता। सबसे पहले इसका संदर्भ लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत परिचायिका खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से उद्धृत है। इस अंश में लेखक ने ग्रामीण द्वारा रखी गई पहली पहेली का उल्लेख किया है। चलो अब इसका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। लिखा है, अपदो उसके पैर नहीं, दूरगामी किंतु दूर चला जाता है, क्या साक्षरों अक्षरों सहित है, नचा पंडिता किंतु पंडित नहीं है, अमुखा उसका मुख नहीं है, स्फुट वक्ता किंतु साफ साफ बोलता है, चयो जानाति सा पंडिता इसे जो जानता है वही पंडित है। अथवा करके अगला श्लोक है, मानम हित्वा प्रियो भवत क्रोधम हित्वा न शोचति कामम हित्वार्थवान भवत लोभम हित्वा सुखी भवेत। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत परिचायिका खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि ने अभिमान
क्रोध, इच्छा और लोभ को छोड़ने के लाभ बतलाए हैं। चलो अब इसका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। पहली लाइन है, मानम हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य अभिमान छोड़कर प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न शोचति, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। कामम हित्वार्थवान भवति, इच्छा को छोड़कर धनवान होता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, लोभ को छोड़कर सुखी होता है। अगला प्रश्न है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। हर जिले का खंडकाव्य अलग अलग है, तो आप अपने अध्यापक से इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपके जिले का जो भी खंडकाव्य है नीचे कमेंट में लिखें, हम आपको उसका उत्तर जरूर भेजेंगे। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हर खंडकाव्य का मैंने वीडियो डाल दिया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय लिखेंगे। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार प्रदेश में छपरा जनपद के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए तथा एमएल की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। कुछ समय मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक रहे। सन 1911 से 1920 ईस्वी तक वकालत की। सन 1920 ईस्वी में गांधी जी से प्रभावित होकर देश सेवा के कार्य में लग गए। कांग्रेस के 3 बार सभापति चुने गए। सन 1952 से 1962 ईस्वी तक भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति पद को अलंकृत किया। राजेंद्र बाबू अपनी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, सज्जनता और सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। सन 1963 ईस्वी में पटना के सदाकत आश्रम में उनका स्वर्गवास हो गया। इनकी रचनाएं भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र आदि हैं। इनमें से जो आपको एक याद हो वो आपको एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, बाकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हम पिछले प्रश्न पत्रों में लिखवा चुके हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। कवि हैं महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, श्याम नारायण पांडे। ठीक है, इसमें से हम महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिखेंगे। वेदना की साकार मूर्ति सुश्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एक अच्छे विद्वान थे। इनकी माता हेमरानी भी बहुत अच्छी विदुषी थी। केवल 9 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह रूप नारायण सिंह के साथ हो गया। विवाह के बाद एमए तक शिक्षा प्राप्त की। संगीत और चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। आप प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य रहीं तथा उप कुलपति पद पर भी आसीन रहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें विधान परिषद की सदस्य नियुक्त कर सम्मानित किया। भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सुशोभित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें नीरजा पर 500 रुपये का सेक्सरिया पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया। पति द्वारा परित्यक्ता होने के कारण इनका जीवन वेदनामय रहा। इनके साहित्य में भी उसी वेदना की टीस है। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987 को महादेवी जी का स्वर्गवास हो गया। महादेवी जी का आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में, विशेषकर छायावादी कवियों में विशिष्ट स्थान है। रचनाएं इनकी प्रमुख काव्य कृतियां निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा और यामा हैं। शेष बचे हुए लेखकों के जीवन परिचय हम आने वाले प्रश्न पत्रों के हल में देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। चलो लिख लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अगला प्रश्न है, परीक्षा से पूर्व कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्लास की व्यवस्था के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। और हम लिखेंगे अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना पता लिखेंगे, परीक्षा भवन अमेठी, फिर दिनांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रिय मित्र, जो आपके मित्र का नाम है, जैसे मैं लिख दे रहा हूं जितेंद्र, सप्रेम नमस्कार।
मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ और आपके कुशल होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तुम मेरे जन्मदिन पर नहीं आ सके, या जानकारी मिली कि जिस दिन मेरा जन्मदिन था उस दिन तुम्हारी परीक्षा थी। सबसे पहले पढ़ाई, फिर बाद में कुछ, लेकिन फिर भी तुम मुझे शुभकामना संदेश के साथ साथ मेरा पसंदीदा उपहार भेजना नहीं भूले। आज सुबह जैसे ही पार्सल मिला और खोला तो देखा क्रिकेट बैट, और सोने पर सुहागा यह कि उस पर विराट कोहली का ऑटोग्राफ। निश्चित ही यह एक अमूल्य और संग्रह करने योग्य उपहार है और मैं इसे जीवन पर्यंत अपने पास सुरक्षित रखूंगा। मित्र, इस उपहार के लिए तुम्हें बार बार धन्यवाद। तुम्हारा अभिन्न मित्र मुकेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला प्रश्न है, कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहां मरना मंगलकारी है। इसका उत्तर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। अगला प्रश्न है, पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत्, पुरुराजा अलक्षेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत्। फिर है, ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति। फिर है, अस्माकं संस्कृतेः कः नियमः, पूर्वम कर्मम तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृतेः नियमः। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है विज्ञान वरदान अभिशाप, फिर है बेरोजगारी की समस्या और समाधान, फिर है जल है तो कल है, फिर है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। हम लोग लिखेंगे विज्ञान वरदान या अभिशाप पर। सबसे पहले रूपरेखा तैयार कर लेंगे। लिखेंगे प्रस्तावना विज्ञान वरदान के रूप में, परिवहन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, ठीक है, दैनिक जीवन में, विज्ञान एक अभिशाप के रूप में, और उपसंहार। कुछ इस तरह से रूपरेखा बनाकर सारे बिंदु हम लिख लेंगे, सारी हेडिंग्स लिख लेंगे, ठीक है। फिर पहला हम बिंदु लिखेंगे प्रस्तावना। आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं, और तो और विचार की कोई गति नहीं जहां विज्ञान ना हो। यदि प्राचीन भक्त कवि भगवान के लिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना कह सकते थे, तो आज हम भी विज्ञान के लिए अधिकार पूर्वक कह सकते हैं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मानव ने विज्ञान की सहायता से अपनी आवश्यकता और सुख सुविधाओं के लिए नित्य नए आविष्कार किए, और आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अलादीन के चिराग की तरह आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वस्तु हमारे प्रत्यक्ष प्रस्तुत हो जाती है। अगला बिंदु लिखेंगे विज्ञान वरदान के रूप में। विज्ञान के प्रताप से आज मानव जीवन का एक भी कोना अछूता नहीं है। देश की दूरी नापने वाली रेलगाड़ी, व्योम के वक्षस्थल पर विहार करने वाला वायुयान, मुंबई में बिहार के मजदूरी करते युवक का दूर पटना स्थित उसकी प्रियतमा से प्यार की दो बातें कराने वाला टेलीफोन, यहां तक चंद्रलोक की यात्रा करना, शत्रु के नगरों को सेकंडों में बर्बाद कर देना आदि विज्ञान के द्वारा संभव किए गए ऐसे ही कार्य हैं। यथा विज्ञान मानव जीवन के लिए महान वरदान सिद्ध हुआ है। विज्ञान प्रदत्त साधन के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। परिवहन के क्षेत्र में पहले लंबी यात्राएं दुरूह स्वप्न सी लगती थी, किंतु आज रेलों, मोटरों और वायुयानों ने लंबी यात्रा को अत्यंत सुगम व सुलभ कर दिया है। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीप्रिंटर के स्थान पर एक छोटा सा मोबाइल फोन कुछ ही पलों में एक समाचार पूरे विश्व में फैला सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि अब अंधे को आंखें और विकलांगों को अंग मिलना असंभव नहीं लगता। खाद्यान्न के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं, खेती के आधुनिक साधनों जैसे ट्रैक्टर, ट्यूबवेल एवं बीज की नई नई किस्मों ने खेती को सरल, सुगम व लाभदायक बना दिया है। उद्योगों के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मशीनों और रोबोटों ने उत्पादन की मात्रा में कई गुना वृद्धि की है। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान यूं घुल मिल गया है कि अब बिना विज्ञान के जीवन असंभव लगता है। विद्युत विज्ञान के सभी आविष्कारों का मूल है। एसी, फ्रिज, पंखे, गैस स्टोव आदि के आविष्कार से समय, शक्ति और धन की पर्याप्त बचत हुई है। अगला बिंदु है विज्ञान एक अभिशाप के रूप में। वैज्ञानिक अभिशाप के दो रूप हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। वैज्ञानिक अभिशाप के प्रत्यक्ष रूप में विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्र आते हैं। नित्य नए प्रकार की ऑटोमेटिक बंदूकें, टैंक, डायनामाइट,
रॉकेट बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम ऐसे ही शस्त्र हैं। आज ऐसे ऐसे बम बन चुके हैं, यदि उनका विस्फोट कर दिया जाए तो समस्त विश्व नष्ट हो सकता है। वैज्ञानिक अभिशाप के प्रत्यक्ष रूप के अंतर्गत कला और संस्कृति का विनाश होता है। वैज्ञानिक आविष्कार से बनी मशीनें कम खर्च और कम समय में अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं का निर्माण करती हैं। इनके अत्यधिक उपयोग ने देश में बेरोजगारी को जन्म दिया है। सुविधा प्रदान करने वाले उपकरणों ने मनुष्य को अकर्मण्य बना दिया है। वह आलसी और विलासी हो गया है। अंतिम बिंदु है उपसंहार। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि शेक्सपियर ने कहा है, न कोई वस्तु अच्छी है न कोई बुरी, मनुष्य अपने विचारों के अनुसार उसे अच्छी या बुरी बना देता है। ठीक यही बात विज्ञान के विषय में भी कही जा सकती है। विकास या विनाश के लिए विज्ञान को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। विज्ञान तो बस एक शक्ति है जो मानव पर निर्भर करती है। यदि विज्ञान की रचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति पर बल दिया जाए और इसका वास्तविक लक्ष्य मानव विकास और कल्याण कर दिया जाए तो विज्ञान एक बड़ा वरदान बन सकता है। और यदि यह संभव न हो तो विज्ञान को त्यागना ही हितकर होगा। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार। यहां पर यह पूरा प्रश्न पत्र डीसी समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।